हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज मैं आपको पीवाईक्यू और सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बिहार एसएससी, बिहार टीचर और बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इस सेशन को आप लोग फुल ज्वाइन करना। मैं यहां पर डिटेल डिस्कशन कराऊंगा जैसे पहले भी कराते आया हूँ। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही जगह पे हर एक टाइप का कंटेंट मिल जाता है कम टाइम पे। तो आपके रिविजन के लिए या फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई इससे बेस्ट सेशन जो है अब क्या ही प्रोवाइड करा जाए। तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिए और एरर फ्री क्लास होता है मेरा, तो किसी भी टाइप का कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आराम से यहाँ पर सेशन को ज्वाइन कीजिए, देखिए और नोट्स बनाइए। उसको आपका डायरेक्ट क्वेश्चन टकराता हुआ आपके एग्जाम में दिख जाएगा, जो कि आपको एग्जाम के बाद आपको पता भी चलेगा कि मेरे क्वेश्चन कितने वहां पे टकराते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपसे डील कर लेता हूँ एक एक प्रश्न को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि कौन सा रोग ओन्कोजिन्स की सक्रियता से होता है। एंड हमारा ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है। तो देखो, ओन्कोजिन्स की सक्रियता से कौन सा रोग होता है, तो हैजा, कोलेरा, कैंसर या टीवी या कोई नहीं। तो देखो, ओन्कोजिन्स की सक्रियता से कैंसर डिजीज देखने को मिल जाता है भाई। और कैंसर जो है ये बहुत ही भयानक है और दर्दनाक डिजीज है, और इससे जो है मौत, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है कैंसर से। इरेगुलर सेल डिवीजन को ही कैंसर कहा जाता है। तो इरेगुलर सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। ठीक है, तो जब सेल का डिवीजन इरेगुलर तरीके से होने लगता है तो उसे ही कैंसर कहा जाता है। ठीक है, और वो गांठे टाइप की बन जाती है और फिर उसके बाद वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो भाई हमारा पूछा है कि कौन सा रोग ओन्कोजिन्स की सक्रियता से होता है, तो कैंसर डिजीज जो है ओन्कोजिन्स की सक्रियता से होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। हैजा अगर पूछ ले कोलेरा, तो एक याद रख लेना, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया की वजह से ये कोलेरा डिजीज होता है। विब्रियो कोलेराई, ठीक है, कोलेराई। तो विब्रियो कोलेराई की वजह से जो है आपका हैजा कोलेरा डिजीज देखने को मिलता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है, याद रख लेना है। बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो कि विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से होता है हैजा आपका। ठीक है, टीबी जो है भाई ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होता है, जिसे कि तपेदिक के भी नाम से जाना जाता है, तपेदिक के नाम से, या फिर क्षय रोग भी इसे कह सकते हो, क्षय रोग के भी नाम से जाना जाता है टीबी को ही। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये टीबी रोग होता है। ठीक है, इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रख लेना। निम्न यौन संचरित रोगों में किस में यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब यहाँ क्या पूछ रखा है आपसे कि वो कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है भाई। तो एसटीडी है, कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें कि यौन अंग प्रभावित नहीं होता है। तो आपका जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन प्रभावित नहीं होता है, वो कौन सा डिजीज है जिसमें कि सेक्स ऑर्गन प्रभावित नहीं होता है, ये पूछ रखा है आपसे। तो देखो, क्या वो सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, या कोई भी नहीं। तो देखो भाई, यौन अंग जो आपका सेक्स ऑर्गन है वो प्रभावित नहीं हो, ऐसा कौन सा एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो देखो, सिफिलिस, तो सिफिलिस तो नहीं होना है भाई, क्योंकि सिफिलिस में आपका सेक्स ऑर्गन प्रभावित होता है, वहां पे आपके दाने टाइप के निकल आएंगे और ईचिंग ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो ये सिफिलिस तो हो जाता है। गोनोरिया, तो भाई गोनोरिया जो होता है इसमें भी आपका जो है वो दाने टाइप के आपके सेक्स ऑर्गन जो है उसमें दाने टाइप के आ जाते हैं, और इसमें भाई तो आपके यौन अंग में ये आपका एक लक्षण दिख जाता है। ठीक है, यहां पूछ रखा है किसमें जो है यौन अंग जो है प्रभावित नहीं होता है। तो एड्स जो है, एड्स में आपका जो है यौन अंग प्रभावित नहीं होता है, एड्स में आपका यौन अंग प्रभावित नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में आपका यौन अंग प्रभावित नहीं होता है। और इसमें क्या होता है भाई, तो एड्स कोई एक डिजीज नहीं है, ये भाई रोगों का घर है एड्स। इसमें तरह तरह के डिजीज होने लगते हैं आदमी को, और फिर उसके बाद वो तरह तरह की बीमारियों से जूझ कर मरता है भाई, बिल्कुल पतला दुबला सा हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी लास्ट में। ठीक है, तो एड्स कब होता है, देखो फाइनली इसे शुरू में ही इसे एड्स नहीं कहते हैं, शुरू में इसे एचआईवी, मान लो किसी को अगर एड्स होता है तो शुरू में ही उसे एड्स नहीं हो जाता है, फर्स्ट में उसे एचआईवी पॉजिटिव माना जाता है। किसी को भी एड्स होगा तो पहले कहा जाएगा कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, लास्ट में जाकर के वो एड्स का रूप लेता है। तो एचआईवी पॉजिटिव शुरू में होता है, लास्ट में जाकर के वो एड्स का रूप ले लेता है। और एड्स मतलब बहुत ही यार खतरनाक बीमारी है, और इसमें जो है बिल्कुल दुबले पतले से होके इंसान की लास्ट में डेथ हो जाती है। और ये जो एड्स से एक कहो तो एक गोदाम है, बहुत सारे रोगों का एक गोदाम है भाई एड्स। ठीक है, और एड्स के लिए एक टेस्ट याद आप लोग रख लेना, एड्स के लिए एक टेस्ट जो होता है एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा,
एलिजा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए होता है, और एक याद रख लेना पीसीआर टेस्ट भी होता है जो कि आपके एड्स के लिए ही करा जाता है। तो एलिजा टेस्ट और पीसीआर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट किसके लिए, तो एलिजा टेस्ट और पीसीआर टेस्ट आपको याद रख लेना है कि एड्स के लिए किया जाता है, एलिजा और पीसीआर टेस्ट। ठीक है, इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में जरूर रख लेना है। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, और पीसीआर का होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो इसको याद में रख लीजिएगा आप लोग। मांसाहारी पौधे के जाल में शामिल है, तो मांसाहारी पौधे के जाल में कौन सा शामिल है, पॉलीसेक्राइड्स नहीं, पाचन एंजाइम्स। भाई डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो मांसाहारी जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं उसके जाल में शामिल होते हैं। कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो कि देखो कीट 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 चूहे इत्यादि को जो खा लेते हैं अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो कीट चूहे को ये लोग क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खा जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है कीड़े चूहे को ये लोग खाते हैं, और उसे ही मांसाहारी पौधा या कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखते भी होगी जो नेफेंथीज हो जाते हैं, भाई नेफेंथीज वो क्या है, एक कीटपक्षी पौधा है। ड्रोसेरा आ जाता है, ड्रोसेरा डायोनिया ड्रोसेरा डायोनिया नेफेंथीज, ये सब क्या है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं आपके कार्निवोरस प्लांट के मांसाहारी पौधे के। और ये पाचन एंजाइम इसमें शामिल होते हैं, पाचन एंजाइम शामिल होते हैं जो कि क्या करते हैं, अगर कोई कीट या चूहा को खाता है तो उसको गला पचा देता है, सरा देता है अंदर में। ठीक है, तो पाचन एंजाइम के कारण। अब ऐसा मत समझ लेना कि मांसाहारी है तो इसके पास दांत होंगे, भाई दांत वांत नहीं होते हैं इस पौधे के पास। उसके पास वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम होता है, जिससे वो लोग जो है कीट को चूहे को ये सभी को अंदर में ही पचा लेते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन से कमी वाली मिट्टी में ये पाए जाते हैं ये पौधे, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों और चूहों को खाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना कि नाइट्रोजन की कमी के लिए ये लोग कीड़े और चूहे को खाते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, क्या पूछ रखा है, अवशेषी अंग नहीं है भाई, तो अक्ल दाढ़, विस्डम टीथ जो है भाई ये तो एक अवशेषी अंग नहीं पूछ रहा है। विस्डम टीथ, अपेंडिक्स, दुमची, टेल बोन, एक से अधिक। तो देखो अवशेषी अंग नहीं पूछा है आपसे कि अवशेषी अंग नहीं है, तो देखो अकल डांट जो है ये विजडम टीथ ये तो अवशेषी अंग है, क्योंकि ये देखो आप लोग पहले ये दिया जाता था चबाने के लिए, किसी भी चीज को च्यू करने के लिए दिया जाता था विजडम टीथ, तो ये तो एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो कि अब जो है विलुप्त हो चुका है, अपेंडिक्स पहले हुआ करता था बट अब जो है ये विलुप्त हो चुका है, अपेंडिक्स अब नहीं होता है। दुमची जो टेल बोन होता है भाई, जो पूंछ वूछ निकल जाती थी पहले, तो अभी भी देखोगे कि किसी किसी को पूंछ निकल जाती है तो वो टेल बोन की वजह से ही निकल जाती है। तो निम्न में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो नहीं पूछ रखा था, तो इसीलिए यहाँ तो सभी के सभी अवशेषी अंग है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। वह विटामिन जो मानव द्वारा मूत्र से निकाल दिया जाता है, तो भाई यूरिन से कौन सा विटामिन निकाल दिया जाता है, ये पूछ रखा है आपसे कि यूरिन से कौन सा विटामिन निकाल दिया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कोई भी नहीं। तो देखो यूरिन से जो है विटामिन सी को निकाल दिया जाता है, विटामिन सी को निकाल दिया जाता है यूरिन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक याद रख लेना आप लोग, जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। इसीलिए जब भी पूछे कि जो मानव मूत्र द्वारा निकाल दिया जाता है, तो विटामिन सी और विटामिन बी को जो है मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है, क्योंकि देखो ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है, तो इसीलिए मानव मूत्र से जो है बी और सी दोनों निकाल दिए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। अगर आपसे पूछ ले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, वसा में घुलनशील पूछा जाता है अगर, तो वसा में घुलनशील के लिए एक ट्रिक है आपके पास, कीड़ा याद रख लेना, ADEK। ठीक है, ADEK, विटामिन ADEK। ठीक है, तो कीड़ा से आप लोग याद रख लेना वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए को भाई इसे रेटिनोल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनोल कहा जाता है। और इससे एक डिजीज याद रख लेना आप लोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी याद रख लोगे, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और एक ही याद रख लेना जेरोप्थेल्मिया एंड रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी को वही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी सभी खट्टे और रसीले फलों में मिलते हैं, जैसे याद रख लो आप लोग मौसमी याद रख लो, नारंगी याद रख लो वगैरह, नारंगी वगैरह याद रख लो, कीवी वगैरह याद रख लो भाई, ये सभी क्या है आपके विटामिन सी के अच्छे सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी खट्टे और रसीले फल हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन के तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, विटामिन के, इसको ध्यान में रख लेना है आपको।
मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत लगभग होता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है अभी, मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत, तो कितने परसेंट ब्लड है हमारे शरीर में। तो शरीर के भार का 7%, शरीर के भार का 16%, शरीर के भार का 21%, एक से अधिक। तो देखो भाई प्रतिशत में अगर पूछ ले तो मानव शरीर में जो रक्त का प्रतिशत होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो 6 to 8% जो है इसका करेक्ट होने वाला है। 6 से 8% के बीच में जो है मानव शरीर में रक्त का परसेंटेज होता है, ठीक है। यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको क्या लगाना है, शरीर के भार का 7%, शरीर के भार का 7% जो है रक्त होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब ये मत कह देना कि मैंने यहाँ पर गलत पढ़ाया, अपना कॉमन सेंस भी लगाकर यहाँ पे आप लोग आंसर लगा सकते हो। अगर मान लो आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 6 से 8% के बीच में होता है रक्त का प्रतिशत, तो अगर ऑप्शन में आपको 6 नहीं दिखे, 7 नहीं दिखे, 8 नहीं दिखे, तो भाई यहाँ पर 7 तो आपको दिख रहा है ना, तो 6 और 8 के बीच में 7 आ रहा है, तो 7 लगा करके आना है आपको। अगर 7.5 दिख जाएगा तो 7.5 लगा कर आना है। तो आपको अपना कॉमन सेंस थोड़ा लगाना होगा। मैंने यहाँ पर 6 से 8 बता रखा है, तो 6 से 8 के बीच में, ये मत कह देना कि अब की गलत बता रहे हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड लीटर में कितना परसेंट होता है भाई, तो देखो 5 से 6 लीटर जो है ब्लड हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। ये भी देखो वेट पे वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेट पे वेरी करेगा ब्लड आपका। जिसका जो वेट कम होता है उसमें कम ब्लड होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा ब्लड होता है। अब कोई कोई टीचर आपको पढ़ा देते हैं, कोई कोई से टीचर कि शरीर में जो ब्लड है वो 4 से 5 लीटर के बीच में होता है, ठीक है, ऐसे भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई कोई पढ़ाते हैं आपको, कोई पढ़ा देते हैं आपको क्या कि 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड होता है, कोई आपको पढ़ा देंगे कि 5 से 5.5 लीटर के बीच में ब्लड होता है, या कोई आपको पढ़ा देते हैं कि 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड होता है। ऐसे तो पढ़ा देते हैं ना, तो किसी को भी गलत नहीं मानना है भाई, वो अपने हिसाब से उन्होंने सही पढ़ाया है आपको। तो 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है आपके शरीर में। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो कुछ भी दिखे आपको इन, देखो जब भी दिखे कि ये 5 से 6 के बीच में आ रहा है तो कुछ भी रहे, 5 से 5.5 रहे, 5 से 6 रहे, कुछ भी दिखे आपको वहां पर वही आंसर लगा के आना है, करेक्ट हो जाएगा। शायद आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, क्या पूछ रखा है आपसे कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। 36, 4, 7, 5। तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या भाई वो 4 है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के, ये देख लेना आप लोग। पहला याद रख लेना पश्चिमी घाट, क्या याद रख लेना है, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट याद रख लेना इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। एंड नेक्स्ट याद रख लियो सुंडालैंड, नेक्स्ट याद रख लियो सुंडालैंड, सुंडालैंड, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र एंड सुंडालैंड, ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत के, इंडिया के, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, टोटल जैव विविधता हॉटस्पॉट आपसे पूछ ले टोटल कितने हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, पूरे टोटल पूछ ले आपसे कि टोटल कितने हैं विश्व में, तो 36 याद रख लीजिएगा, 36 जैव विविधता स्पॉट हैं टोटल, ओके। हेपेटाइटिस ए होता है, तो भाई हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, दूषित जल की वजह से, दूषित खाना की वजह, हवा की वजह, एक से अधिक। तो देखो हेपेटाइटिस ए, पहली बात तो याद रख लीजिए कि हेपेटाइटिस जो होने वाला एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। और 3 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, याद रख लीजिएगा 3 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है भाई ये दूषित खाना और जल की वजह से होता है, दूषित खाना और पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और बी और सी जो टाइप का हेपेटाइटिस होता है वो खून की वजह से होता है। अगर मान लो कि किसी का ब्लड जो है, हेपेटाइटिस वाले का ब्लड किसी और में ट्रांसफ्यूज हो जाता है भाई, तो उसे हेपेटाइटिस बी और सी होने का चांस बन जाता है। तो ब्लड से होने वाला डिजीज है हेपेटाइटिस बी और सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड की वजह से होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ए जो होता है वो दूषित जल और खाना की वजह से होता है। तो 3 टाइप के हेपेटाइटिस आपको ध्यान में रख लेना है। तो हेपेटाइटिस ए होता है दूषित जल की वजह से, दूषित खाना की वजह से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। अवतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो अवतल दर्पण जो भाई कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट यहां पर गलत पूछ रखा है आपसे, गलत है। सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है,
तो भाई यही तो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, सभी प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है, सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर है वो टोटल 6 इमेज बनाता है, कितना, तो कॉनकेव मिरर टोटल 6 इमेज बनाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। कॉनकेव मिरर टोटल 6 इमेज बनाता है, 6 इमेज में से 5 वो बनाता है रियल और इन्वर्टेड, क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, 5 इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और एक इमेज जो बनाता है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है एक इमेज, जो कि पोल और फोकस के बीच में रखने पर बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो 5 इमेज रियल और इन्वर्टेड, एक इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसी तरह देख लो, ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर जो है भाई वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है, क्या करता है, तो इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। कॉनकेव मिरर का अगर चार्ज आपसे पूछ ले तो कॉनकेव मिरर नेगेटिव चार्ज होता है, कॉनकेव मिरर में ध्यान में रख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान में रख लेना है। अगर बात करी जाए कि कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स से आप लोग याद रख लेना भाई, ये इसका जो इमेज रहता है वो हमेशा का हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कॉन्वेक्स का हमेशा और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। इमेज क्या करेगा, तो इमेज ये छोटा करके दिखाता है, इमेज जो ये छोटा दिखाता है, और इसका जो चार्ज है, चार्ज याद रख लेना भाई, ये पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी याद रख लेना, चार्ज पॉजिटिव होता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपसे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन जो कि समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर से याद रख लेना, इसका जो इमेज रहेगा वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, नो चार्ज, इसमें याद रख लेना, नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं आपके प्लेन मिरर में। वायरस में पाया जाता है, तो वायरस में डीएनए आरएनए दोनों कोई भी नहीं, तो वायरस में भाई डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डेंगू किस मच्छर की वजह से होता है, तो डेंगू पूछ रखा है किस मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स, तो भाई फीमेल क्यूलेक्स की वजह से नहीं होता है, फीमेल क्यूलेक्स की वजह से जो है आपका हाथी पाँव होता है, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहते हो, हाथी पाँव हो जाता है, जो पैर फूल जाता है, तो हाथी पाँव एलिफेंटियासिस जो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, तो इसकी वजह से भाई मलेरिया हो जाता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो की वजह से। फीमेल एडिस की वजह से जो है आपका डेंगू होता है, फीमेल एडिस की वजह से डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान में रखना, देख लो लेडीज जो होती है वो कितनी खतरनाक होती है भाई, तो लेडीज खतरनाक होती है, इसलिए उनसे पंगा नहीं लेना है, ठीक है, तो लेडीजों से पंगा नहीं लेना। देख लो कितनी खतरनाक खतरनाक सी बीमारी दे रखी है उन्होंने, हाथी पाँव एलिफेंटियासिस, पैर यार फूल जाएगा तुम्हारा, अगर ज़्यादा टेंशन करोगे लेडीज से तो देख लो कितना खतरनाक बीमारी दिया है, पैर फुला देगा, मलेरिया हो जाएगा, फिर सोए रहोगे बेड पे, डेंगू हो जाएगा भाई, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा, फिर तो वाटी लग जाना है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि जो आपका ये डेंगू जो होता है ये किस वायरस की वजह से होता है, तो याद रख लेना राइवोफ्लेवी वायरस की वजह से होता है, राइवोफ्लेवी वायरस की वजह से जो है आपका डेंगू होता है, राइवोफ्लेवी वायरस की वजह से होता है डेंगू, डेंगू राइवोफ्लेवी वायरस की वजह से होता है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया किससे होता है भाई, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन की वजह से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन की वजह से जो है मलेरिया देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन की वजह से। ओके नेक्स्ट, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड अगर पूछ ले भाई, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपसे पूछ रखा है टाइफाइड, तो टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होगा, आप ही लोग बता दो कौन सा अंग प्रभावित होता है आपके टाइफाइड में, मस्तिष्क, आंत, लीवर या कोई नहीं, तो टाइफाइड में भाई जिसे मियादी बुखार कहते हैं उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क नहीं होता है, आंत आपका प्रभावित हो जाता है। देखो टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, किससे, तो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो है टाइफाइड हो जाता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो है टाइफाइड रोग आपको हो जाता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करा जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट करा जाता है, विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए होता है। सबसे लंबा समय तक भारत का वायसराय रहा, तो सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय कौन रहा था बता दीजिए आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डलहौजी, करजन, मेयो, रिपन, तो डलहौजी तो नहीं रहा था भाई, डलहौजी ने जो है इनके टाइम पर रेल चला है सबसे पहला, रेल जो है सबसे पहले इसी के टाइम पर 16 अप्रैल जो है 1853 को है डलहौजी के टाइम पर रेल चला था मुंबई से थाने तक, मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने तक, ठीक है, तो रेल चला सबसे पहले इसी के टाइम पर। करजन तो सबसे लंबा समय तक जो है करजन ही रहे थे आपके भारत के वायसराय लॉर्ड
कर्जन। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके टाइम पर हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वो शख्स है जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था, बंगाल का विभाजन कराया था लॉर्ड कर्जन ने ही, बंगाल विभाजन जो आपके 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कारण ही हुआ था। ठीक है, और मेयो से आप लोग याद रख लेना कि जो फर्स्ट सेंसस जो हुआ था भाई, जनगणना जो हुआ था, वो लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था। और रिपन के टाइम पर याद रख लेना जो आपका नियमित जनगणना हुआ था, नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था, ये याद रख लेना है आपको। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पर। नगर निगम का गठन जो है, पंचायत और नगर निगम का गठन, नगर निगम और पंचायत का गठन लॉर्ड रिपन के टाइम पर, नगर निगम और पंचायत का गठन लॉर्ड रिपन के टाइम पर, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पर। और मेयो के टाइम पर जो है जनगणना हुई थी पहली बार। सहायक संधि का जनक कौन है, तो सहायक संधि का जनक पूछ ले तो लॉर्ड वेलोजली बिल्कुल करेक्ट होने वाला है भाई, लॉर्ड वेलोजली। और इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के साथ सहायक संधि करी। ठीक है, हैदराबाद के साथ सबसे पहले सहायक संधि इन्होंने करी थी। देखो ये लॉर्ड वेलोजली भाई बसीन की संधि किए थे बाजीराव द्वितीय के साथ, बसीन की संधि, बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ इन्होंने बसीन की संधि करी थी। ठीक है, और सबसे पहले जो है सहायक संधि का जनक किसने किसने करा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। और हैदराबाद के साथ सबसे पहले सहायक संधि इन्होंने करी थी। और हैदराबाद के साथ साथ याद रख लेना कि हैदराबाद के साथ साथ मैसूर, तंजौर, तंजौर और क्या कहते हैं अवध, ये सभी जगहों पर भी इन्होंने जो है सहायक संधि करी थी, ध्यान में रखना है। बंगाल में द्वैत शासन लागू किसने किया, तो बंगाल में द्वैत शासन लागू वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड रेडिंग, कोई नहीं। तो बंगाल में द्वैत शासन लागू जो है किसने करा था भाई, तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू करा था। ठीक है, इस क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता था, स्वर्ग से उत्पन्न। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है, तो क्लाइव को कहा जाता है। और क्लाइव क्लाइव के और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच क्या हुआ था भाई, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था भाई 13 जून 1757 को। 13 जून 1757 को क्या हुआ था, तो 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था भाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, और ये क्लाइव के टाइम पर ही ब्लैक हॉल की भी घटना घटी थी, जो सिराजुद्दौला और इनके बीच में जब लड़ाई हुआ था तो उसी समय जो है ब्लैक हॉल की भी घटना घटी थी, ध्यान में रखिएगा। वारेन हेस्टिंग से याद रख लेना, इनके समय पर जो है द्वैत शासन खत्म हो गया था। क्या हुआ था, द्वैत शासन खत्म हो गया था, इनके समय पर द्वैत शासन खत्म किया था वारेन हेस्टिंग ने। कॉपी में लिखिए आप लोग, अभी कॉपी में लिखते चलो। ये पहले गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में कलकत्ता में खुला इन्हीं के टाइम पर, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में इन्हीं के टाइम पर खुला था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 1774 में इन्हीं के टाइम पर वहां पर खुला। और कलकत्ता में पहला मदरसा, बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खुला वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। कलकत्ता में पहला मदरसा और बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खुला वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। इनके टाइम पर पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में खुला, इनके टाइम पर वारेन हेस्टिंग के टाइम पर पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में खुला। ये सभी पॉइंट आपको जरूर लिख लेना है। जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तो जल द्वारा परागन को एनीमोफिलस कहते हैं भाई, तो नहीं। एनीमोफिलस किसको कहते हैं, तो हवा द्वारा अगर परागन करी जाए विंड के द्वारा तो उसे एनीमोफिलस कहा जाता है। एंटेमोफिलस, एंटेमोफिलस भाई अगर कीट के द्वारा करी जाए तो उसे एंटेमोफिलस कहा जाता है। कीट के द्वारा परागन पोलिनेशन करा जाए तो उसे एंटेमोफिलस कहते हैं। कीट के द्वारा पोलिनेशन करा जाए तो उसे एंटीमोफिलस कहते हैं। हाइड्रोफिलस क्या होगा, जल के द्वारा पोलिनेशन करा जाए तो हाइड्रोफिलस कहते हैं। और अगर चमगादड़ के द्वारा करा जाए भाई, तो चमगादड़ के द्वारा करा जाए, चमगादड़ के द्वारा करा जाए तो कैरेप्टोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कैरेप्टोफिलस कहते हैं, फिलस फिलस। ठीक है, तो कैरेप्टोफिलस कहते हैं चमगादड़ के द्वारा करा जाए तो। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है, तो भाई जब इमरजेंसी लगती है तो तभी सभी जो है मौलिक अधिकार वो खत्म कर दिए जाते हैं, सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये बात आपको पता होगा कि आपातकाल के समय इमरजेंसी के टाइम पे सभी मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। बट वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होता, तो देखो जो वो जो है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जो भाई आपातकाल के समय पर भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है।
दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है आर्टिकल 21 में। खाना पीना, घूमना, शादी करना, लव मैरिज करना, तुमको अगर किसी से लव मैरिज करना है तो तुम्हारे पास वो स्वतंत्रता है भाई कि तुम आर्टिकल 21 के तहत से जो है किसी से भी लव मैरिज कर सकते हो। तो आर्टिकल 21 में इस बात का वो मेंशन कर रखा है इन्होंने। उसके बाद शादी करना है, खाना है, पीना है, जो करना है आपको, दैहिक स्वतंत्रता है, सभी चीज़ की स्वतंत्रता है आपको आर्टिकल 21 के तहत। तो 20 और 21 वो आर्टिकल है जो कि कभी भी खत्म नहीं होते हैं। भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 1950 नहीं, 1951 नहीं, मई 1952 में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। वो भी याद रख लीजिएगा कब, तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। और इसकी राज्यसभा की भाई अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या फिर इसे ही अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होता है राज्यसभा, इसीलिए इसे उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। इसका एज अगर पूछ ले कि इसमें जो आपकी एज जो होते हैं वो कितने वर्ष की जरूरत होती है, तो 30 साल की जरूरत होती है इसका चुनाव लड़ने के लिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 ईयर्स का कार्यकाल होता है, लेकिन सभी का टर्म कितने के लिए हो जाता है भाई? तो 2 ईयर्स के लिए होता है। 2 ईयर्स के बाद जो है चेंज करा जाता है सदस्य को। आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में कितने सीटें हो सकती हैं, तो 250 सीटें हो सकती है अधिकतम राज्यसभा में। और अभी वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में 245 सीटों पर है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने सीट हैं? तो 245 सीट हैं। सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो भाई बेल्लारी। तो सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना, तो तेल शोधक कारखाना सबसे पुराना कौन सा है? बेल्लारी तो नहीं भाई, बेल्लारी तो आपका एक लोहा का कारखाना है, लोहा का कारखाना है। ठीक है, बेल्लारी। कुद्रेमुख भी जो है ये लोहा का एक कारखाना था भाई। तेल शोधक पूछा है तो डिगबोई हो जाएगा, जो कि आपके असम का था, और ये सबसे पहला तेल शोधक कारखाना था। तेल शोधक कारखाना सबसे पहला डिगबोई असम में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि तेल शोधक कारखाना में जो है अलग अलग टाइप के आपके वहाँ पे निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन, ये सभी निकाले जाते हैं ना, तो वो किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? तो भाई याद रख लेना, प्रभाजी आशवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। किससे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मदद से जो है फ्रैक्शनल, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड की मदद से क्या करा जाता है? तो अलग अलग टाइप के जो होते हैं भाई उन्हें अलग करा जाता है। जैसे पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग करा जाता है, केरोसिन को अलग करा जाता है। तो ये आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आशवन विधि से अलग किया जाता है सभी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग किससे करा जाता है, सेपरेट किससे करा जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके जो है अलग करा जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग। सबसे अच्छा किस्म का कोयला है, तो कोयला सबसे अच्छा किस्म का पीट। तो भाई पीट तो सबसे घटिया कोयला है, सबसे बेकार कोयला है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम 40% के आसपास जो है कार्बन होती है, 40% के आसपास कार्बन होती है, इसलिए ये एकदम घटिया खत्म किस्म का कोयला है। लिग्नाइट भाई, तो लिग्नाइट सबसे अच्छा कोयला तो लिग्नाइट नहीं है। लिग्नाइट जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसमें भी पूछ ले कहाँ पर, तो तमिलनाडु, आप लोग याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है भाई ये सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है, सबसे अच्छा किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें जो है 90% कार्बन होता है, 90% कार्बन होता है। और ये इसे काला कोयला भी कहा जाता है, काला कोयला भी कहा जाता है, काला कोयला। और ये बहुत ही कठोर कोयला है, हार्ड कोयला है, कठोर कोयला है ये वाला, काला कोयला है, कठोर कोयला है। और 90% जो है कार्बन एंथ्रासाइट में होते हैं, और सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट है। विटुमिनस को भाई, विटुमिनस तो नहीं, ये सबसे उपयोगी कोयला इसे मान सकते हो, या फिर इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप लोग इस सेशन को फुल जरूर देखना, बहुत ही अच्छा सेशन है, आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।